स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्लासेस पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का जीव विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा और एग्जाम में जाकर धुआं धुआं छुड़ा दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कर रहा है, देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग का वर्गीकरण में लोकप्रिय किया। तो किसने किया था? वो थे हमारे पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था? गेहूं के साथ आने वाला कौन सा पौधा है? तो पार्थेनियम है, पार्थेनियम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है? किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है? तो किस पौधे के? नारियल। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इतना देख के चले जाओगे, आप लोग का अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज़्यादा होती है? किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज़्यादा होती है? तो तरबूज में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल मेरा कर रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो हमारा वो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम टिक लगाते चलिए और याद करते चलिए और एग्जाम में जाइए धुआं धुआं छोड़ा दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंजनन कहते हैं। असंजनन, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखते हैं। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? प्रसव के समय मुख्य भूमिका निभाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? उस हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आवर्त चक्र बंद होने को हम रजोनिवृत्त कहते हैं। रजोनिवृत्त कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रहने का महत्व क्या है? वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रहने का क्या महत्व है? तो वृषणों के तापक्रम को कम रखना। वृषणों के तापक्रम को कम रखना, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? वो फ्रक्टोज होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा और एग्जाम में जाकर धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा। ठीक है, आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? आवर्त चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो किस स्तर में होता है? गर्भाशय अंतर स्तर में, अंतर स्तर में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या है? पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बंधीकरण प्रक्रिया को? वैसेक्टोमिया कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद लगाते चलिएगा और ज़्यादा चांस है कि इन सवालों में से बहुत से सवाल आपके लड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेराइली है? कौन सा गर्भ निरोधक गोली कौन सा है? तो गर्भ निरोधक गोली मेरा सहेली है, सहेली। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? अगला सवाल करेगा प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? तो क्या गलत है कि उसमें समसूत्री विभाजन
नहीं होता है, ठीक है। ए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था? जैव विविधता शब्द को प्रचलित करने वालों को क्या नाम है? तो उसका नाम है एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल मेरा कि जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? जातीय विविधता के आकलन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ टिक लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? तो कौन वैज्ञानिक बताया था? तो वैज्ञानिक का नाम था डेविड टिलमैन, डेविड टिलमैन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल मेरा कह रहा है कि 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो समष्टियों के बारे में कौन सा कथन गलत है कि समष्टियों के बीच में ऊर्जा संरक्षण होता है? नहीं, ऊर्जा संरक्षण नहीं होता है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर मेरा सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? लैंगिक कपट का सहारा लेने वाले पौधा का क्या नाम है? तो उस पौधे का नाम है आफ्रीज, 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 ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? तो बाघ की गणना का आधार क्या होता है? बाघ की गणना का आधार है कि पग चिन्हों तथा मल गुटियाएँ, ठीक है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करता है कि यदि समय टी के संदर्भ में एन का आरेख सिग्मायड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न लॉजिस्टिक विधि, व्युत्पन्न लॉजिस्टिक विधि कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद करते चलिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? तो एक बार प्रजनन करने वाले को क्या कहते हैं? वो कौन होते हैं? बांस जीवन में एक बार प्रजनन करता है। प्रशांत सागरीय समन मछली, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का न लाभ होता और न हानि क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया हमारे सहभोजिता कहलाती है, सहभोजिता कहलाती है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किस पौधे को नियंत्रित किया गया था? तो नागफनी, नागफनी को नियंत्रित किया गया था। याद करके चलिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है नागफनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल भी लगा लोगे, ये 75-70 सवाल लगा लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका बहुत सवाल बन जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाला पौधा का क्या नाम है? तो उसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखते चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल मेरा कर रहा है कि जैव मात्रा के
उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को हम क्या कहते हैं? उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा, टिक लगाते चलिएगा और एग्जाम में जाके धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा कर रहा है कि मृत कार्बनीय सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? मृत कार्बनीय सामग्री से प्रारंभ होने वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोषण करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं संशोधन करने का प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो उसका नाम है उसका नाम है थॉर्मस एक्वेटिक्स, थॉर्मस एक्वेटिक्स। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? डीएनए पे हमारा ऋण आवेश होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, डीएनए पे किस प्रकार का आवेश होता है? डीएनए पे हमारा ऋण आवेश होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? तो क्या मिलाने से अवक्षेपण होता है? दूध एथेनॉल, दूध एथेनॉल। ठीक है, चिल्डेड एथेनॉल मिलाने से होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं डाइवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंटन कैटायन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करें, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पश्च विषाणु, पश्च विषाणु। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? अगला सवाल मेरा कहेगा डीएनए के खंड का परपोषी डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? तो परपोषी जीवाणु के में प्रवेश को हम क्या कहते हैं? तो प्रवेश को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा और एग्जाम में जाकर धुआं धुआं छुड़ा दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि ऊतक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि विभिन्न किस्मों के पौधे से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित के होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वो कायिक संकरण कहलाता है, कायिक संकरण। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैसिल थुरिनजिएंसिस, बैसिल थुरिनजिएंसिस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि किन जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का और छेदक को नियंत्रित करता है? मक्का छेदक को नियंत्रित करने वाला का क्या कहते हैं?
तो उसको हम कहते हैं काई 1AB, क्राई 1AB। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या करें कि निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इंसुलिन की किससे जुड़ी होती है, तो उसका नाम है हमारा डाइलसफाइड बंध। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन आधारित है, तो हमारा हो जाएगा एलाइजा। एलाइजा हमारे प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल करें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासीमा के निदान में होता है। इन्फासीमा के निदान में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका हम क्या होता है कि अल्फा वन एटीड्रिप्सिन, क्या एटीड्रिप्सिन, अल्फा 1 एटीड्रिप्सिन। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी कौन है, तो मलेरिया के लिए उत्तरदायी इसका आंसर हो जाएगा ए प्लाज्मोडियम फल्सीपैरम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल्सीपैरम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रिंगवर्म दाद के लिए उत्तरदायी है। दाद के लिए कौन उत्तरदायी है, तो दाद के लिए कवक उत्तरदायी है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन भाई गलत है, देखते हैं। यह प्रोटीन है, ये तो सही है। ठीक है, ये इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, ये भी सही है। तो कोई गलती नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है। प्रतिरक्षी को उत्पन्न करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बी लसिकाणु। ठीक है, बी लसिकाणु, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करता है। प्रतिरक्षा अनुक्रिया को निरोप को अस्वीकृत कौन करता है, तो उसका नाम होता है हमारा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है। प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रॉल में प्रचुरता में कौन पाया जाता है, तो वो होता है IG1 IgA हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि हेरोइन क्या है। हेरोइन क्या है, हेरोइन एक प्रकार के डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन एक प्रकार का डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखते चलिएगा और एग्जाम में जाके धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। एड्स जो इसको हो जाता है उसको किस कोशिका की कमी हो जाती है, तो उसको टी लसिकाणु की कमी हो जाती है। याद रखिए, मोस्ट भी क्वेश्चन है कि एड्स जिसको हो जाता है उसको कौन सा कोशिका की कमी हो जाती है, टी लसिकाणु का। ठीक है, याद रखिएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्राव प्रतिरक्षा रोग है। स्राव प्रतिरक्षा रोग कौन सा है, तो वो हमारा है रूमेटायड
ऑर्थाइटिस, रूमेटॉयड आर्थराइटिस, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि से रोक्यूफोर्ड चीज परिपक्व होता है। रोक्यूफोर्ड चीज परिपक्व किसकी वजह से हो जाता है, तो उसका नाम है हमारा कवक। कवक की वजह से ये हो जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की। पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किसने किया था, तो उनका नाम था अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखते चलिएगा और अपने एग्जाम में जाके धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करने वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजिट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखते चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल को कहते हैं, अगला सवाल करते हैं कि निम्नलिखित में किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। थक्का विस्फोटन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है। एंटीबायोटिक कब प्रभाव नहीं हो जाता है, जब उसको एड्स हो जाता है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी की रचना लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखते चलिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया। तो वैज्ञानिक का क्या नाम था भाई, उस वैज्ञानिक का हमारा नाम था अर्नेस्ट हेक्कल थे। ठीक है, हेक्कल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्कल ने ही विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी मतलब कारण से किसी रचना का अलग रूप लेने को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं तुल्य रूपता। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुल्य रूपता। ठीक है, अगले सवाल को कहते हैं, क्या कर रहा है कि शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है। शकरकंदी एवं आलू क्या है, तुल्य रूपता का उदाहरण है। तुल्य रूपता, ये जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। ठीक है, तुल्य रूपता, शकरकंदी आलू तुल्य रूपता। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो गलापेगोन फिंजेज सही है, औद्योगिक मेलानीज ये भी सही है, और एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया भी सही, उपयुक्त सही, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है। नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ने वालों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन थाइमिन है। थाइमिन कौन है, तो थाइमिन 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि RNA की तुलना में DNA ज़्यादा अस्थायी है, क्यों अस्थायी ज़्यादा है, क्योंकि यूरासिल के स्थान पर थाइमिन है। हाँ, सही बात है, और DNA में डीऑक्सीराइबो है। ठीक है, सही बात है। DNA मरम्मत की प्रक्रिया
उपस्थित है, ठीक है, हाँ सही बात है। हाँ, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? तो उसका नाम है हमारा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 जिम्मेदार नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके जिम्मेदार नहीं है, किसके लिए? तो वो हमारा हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आने के लिए पॉलीमरेज 3 जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, याद करते चलिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं है? एक संकर संकरण प्रयोगों पर आधारित कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो होता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है कि संतति का रुधिर वर्ण ओ है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ण क्या हो सकता है? तो उसके माता पिता का रुधिर वर्ण क्या हो सकता है? या तो ओ एवं ए, अथवा ओ और ओ, या उसके माता पिता का हो सकता है ओ और बी, ठीक है, मतलब ओ उसके माता पिता किसी एक का होना जरूरी है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें निम्नलिखित में से XO प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है। XO कौन सा प्रकार का उदाहरण है? तो XO हमारा टिड्डा। XO हमारा टिड्डा का उदाहरण है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ लगाते चलिएगा, याद करते चलिएगा। और हमारा आज का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारा एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति, ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का हमारा सवाल। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एग्जाम में जाइए और धुआं धुआं कर दीजिए। जय हिंद।